हेलो फ्रेंड्स, आइए हम सब सीटेट का हिंदी गद्यांश करते हैं। आज देखते हैं गद्यांश का जो पूछा गया प्रश्न है किस तरीके से है और कैसे किया जाता है अच्छे स्ट्रेटजी के साथ। आइए पहले हम क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। हमको क्या करना है, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे उसी को इसमें देखकर हमको पढ़ना है। 22 मई 1894 की शाम थी। डरबन स्थित दादा अब्दुल्ला के घर पर महात्मा गांधी जी की विदाई व रात्रि भोज का आयोजन था। इस आयोजन में प्रिटोरिया, डरबन और नेटाल के भारतीय आए थे। अब्दुल्ला एंड कंपनी के क्या है ये, अब्दुल्ला एंड कंपनी के मुकदमा लड़ने निपटाने के बाद महात्मा गांधी वापसी आने के लिए तैयार थे। तभी एक भारतीय व्यापारी ने महात्मा गांधी को नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया और उनसे इंडियन फ्रेंचाइज नामक शीर्षक से छपा लेख पढ़ने के लिए कहा। लेख पढ़ने के बाद महात्मा गांधी गंभीर हो गए। दरअसल यह लेख नेटाल विधानसभा में पेश किए गए मताधिकार संशोधन विधेयक के विषय में जिसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने के सभी पक्षों की विवेचना की थी। इसका सारांश यह था कि जिन लोगों ने अपने देश में मताधिकार का उपयोग नहीं किया है उन्हें दूसरे देश में मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य तो भारतीयों के व्यापार का रोकना था। हालत को बद से बदतर बनाने वाले कानून की जानकारी ने भारतीयों का होश उड़ा दी। अब विदाई समारोह में विधेयक परिचर्चा में बदल गया। विदा करने आए लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे। भारतीयों की पीड़ा और परेशानी देखकर गांधी जी काफ़ी व्यथित हो गए। उन्होंने भारतीयों के निवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि विधेयक का विरोध सार्वजनिक कार्य है। विधेयक का विरोध क्या है, सार्वजनिक कार्य है और इसके लिए वह किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे। उन्होंने समारोह को नेटाल इंडियन कांग्रेस में बदलकर भारतीयों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। किसकी मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, अब्दुल्ला एंड कंपनी का। यही ऑप्शन पहला सही है, अब्दुल्ला एंड कंपनी का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रात्रि का भोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था। रात्रि का भोज तथा आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था। किसकी विदाई के लिए किया था, महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। महात्मा गांधी के लिए रात्रि का भोजन किया गया था। देखिए इसमें आके दिखाते हैं आपको कहाँ पर है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोज, विदाई व रात्रि का आयोजन महात्मा गांधी की विदाई के लिए अब्दुल्ला के घर पर किया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया था। गद्यांश में किसका किया गया था, इंडियन फ्रेंचाइजी। देखते हैं इसमें इंडियन समाचार पत्र का उल्लेख किया गया था। समाचार पत्र गांधी जी के किस समाचार पत्र का, नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया गया था। नेटाल
अच्छा, और इसने इंडियन फ्रेंचाइजी नामक शीर्षक से छपा लेख। नेटाल मरकरी समाचार पत्र था। नेटाल मरकरी। नेटाल मरकरी। तो इसमें हम देखेंगे किस समाचार पत्र का उल्लेख था। नेटाल मरकरी। नेटाल मरकरी। तो ऑप्शन क्या है, पहला। मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था मताधिकार संशोधन विधेयक का, क्या उद्देश्य था। भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना था। क्या था, भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना था। मताधिकार से भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना था। भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना था। मताधिकार से वंचित करने के पक्ष में विवेचना थी। वंचित। मताधिकार संशोधन विधेयक का उद्देश्य यही था कि भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। ऑप्शन नंबर 2। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे, क्यों। क्योंकि वे गांधी जी से प्रेम करते थे, करने लगे थे, गलत है। उन्हें गांधी जी का स्वभाव बहुत पसंद था, गलत है। वे चाहते थे कि गांधी जी के लिए उनके मताधिकारों संशोधन विधेयक का विरोध करें, यही चाहते थे, इसीलिए इनका आग्रह करने लगे, क्योंकि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया। या विरोध करना प्रिय था, नहीं, ये भी नहीं था। या सार्वजनिक कार्य था। यह क्या था, सार्वजनिक कार्य था। सार्वजनिक कार्य था, दूसरा ऑप्शन सही है। होश होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है बेहोश हो जाना, गलत। होश में आना, गलत। घबरा जाना। होश उड़ने का मुहावरा क्या है, घबरा जाना, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा समझ आना, ये भी गलत है। होश उड़ना मुहावरे का अर्थ। स्वदेश का विलोम शब्द है। स्वदेश का विलोम क्या होता है, स्वदेश का विलोम होता है, स्वदेश का विलोम अपना देश, गलत। विदेश, दूसरा ऑप्शन क्या है, विदेश। विदेश हो, स्वदेश का विलोम विदेश होता है। देश क्या होता है, गलत। पड़ोसी देश, गलत। तो उसमें दूसरा ऑप्शन सही है, स्वदेश का विलोम विदेश होता है। स्वदेश का विलोम विदेश होता है। स्वदेश का विलोम विदेश होता है। भारतीय शब्द में प्रत्यय है। भारतीय शब्द में प्रत्यय है या प्रत्यय है, गलत। ईतीय प्रत्यय है, गलत। इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए ई क्या है, भारतीय में प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन सही है। ई छोटी की मात्रा, गलत है भी। भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या है, ई, तीसरा ऑप्शन सही है, भारतीय में। तीसरा ऑप्शन
आइए पद्यांश देखते हैं। पद्यांश देखते हैं। तन जिसका हो मन और आत्मा प्रेम, तन जिसका हो मन और आत्मा प्रेम, चिंता नहीं बाहर उजाला या अंधेरा, चलना मुझे है बस अंत तक चलना, गिरना ही मुख्य नहीं मुख्य है संभलना, गिरना क्यों उसको उठा ही नहीं जो भी कभी, मैं तो उठा था आप गिरता हूँ जो अभी, फिर भी उठूँगा और बढ़ के रहूँगा मैं, नर हूँ पुरुष हूँ मैं चढ़ के रहूँगा मैं। यह पद्यांश, पद्यांश से ही हमको पढ़कर इसमें क्वेश्चन को खोजना है। कवि का मुख्य भाव क्या है? दृढ़ निश्चयात्मक, साहसी होना गलत है, प्राण साधने का, चढ़ाई करने का, तीनों ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। इसी का मुख्य भाव है दृढ़ निश्चयात्मक का, दृढ़ निश्चयात्मक का, दृढ़ निश्चयात्मक का होता है। कवि के अनुसार सबसे जरूरी क्या है? कवि के अनुसार क्या कहता है? संभलना, संभलना क्या है? सबसे जरूरी है। संभलना क्या है? सबसे जरूरी है। गिरना क्या है? इसमें गिरने का भाव दिया नहीं, उजाला का भाव नहीं दिया, चिंता। संभलना क्या है? सबसे जरूरी है। अंधेरा का प्रतीक क्या होता है? अंधेरा का प्रतीक है कठिनाइयों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंधेरा का प्रतीक है कठिनाइयों का। अंधेरा का प्रतीक कठिनाइयों का। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण चिंतित है। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण चिंतन नहीं है, चिंतित। विशेषण क्या है? चिंतित। चेष्टा भी नहीं है और चिंता परक भी नहीं है। चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? चिंतित है। चिंता शब्द में क्या है? विशेषण क्या था? चिंतित है। इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं। निम्न में से भिन्न शब्द है। नर सही है, पुरुष एक है, आत्मा सही है, लेकिन गिरना क्या है? भिन्न शब्द है। गिरना क्या है? भिन्न शब्द है। गिरना भिन्न शब्द है। अंत तक चलने से तात्पर्य होता है। अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है? लक्ष्य प्राप्ति तक चलना, ये सही है। दूर तक चलना गलत है। सड़क पर चलना गलत है। उद्देश्य के साथ चलना गलत है। लक्ष्य प्राप्ति तक चलना, ये ऑप्शन सही है। आइए आ गया पेडागोजी हिंदी का। कैसन के अनुसार व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? निमेष परिकल्पना गलत, स्वाभाविक क्रम परिकल्पना गलत, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना ये भी गलत है। मॉनिटर परिकल्पना, कैसन के अनुसार क्या था? मॉनिटर परिकल्पना व्याकरण करता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करता है? वो तो किससे करता है? मॉनिटर परिकल्पना के द्वारा करता है। मॉनिटर परिकल्पना के द्वारा, मॉनिटर परिकल्पना के द्वारा, मॉनिटर परिकल्पना के द्वारा, मॉनिटर परिकल्पना के द्वारा। मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है रचनात्मक विचारों के सृजन में, ये पॉजिटिव वर्ड है। मस्तिष्क पर बल देना निगेटिव है। प्रश्न पूछने में, ये भी निगेटिव है। प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, ये भी। मानस मंथन ब्रेन स्ट्रॉमिंग में मतलब होता है कि रचनात्मक विचारों के सृजन में होता है। मानस यानी ब्रेन स्ट्रॉमिंग में जो होता है, मानस मंथन गतिविधि किस पर आधारित है? रचनात्मक विचारों के सृजन में होता है। रचनात्मक विचारों के सृजन में।
वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यही कहलाती है तालमेल करना। कहानी सुनना ये भी गलत है। कार्य पद आधारित पद्धति ये भी गलत है। भूमिका निर्वहन, भूमिका निर्वहन। वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाती है। पहला ऑप्शन सही है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहलाती है। कौन सी पद्धति कौन सी पद्धति कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? वाचन कौशल में संरचनात्मक उपागम नहीं, रचनात्मक उपागम ये भी नहीं, कम्युनिकेशन उपागम होता है। मतलब वाचन कौशल में जो होता है वो कम्युनिकेशन इन बातचीत के द्वारा, संप्रेषणात्मक उपागम के द्वारा ये वाचन कौशल के विकास में सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें व्याकरण अनुवाद विधि ये गलत है। पठन कौशल पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना मतलब इसका क्या होता है? भाषा के चारों कौशलों के अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, ये गलत है। किसी पाठ्य सामग्री का सारांश करना तथा उसके मुख्य विचारों को प्राप्त करना। बारीकी से पढ़ना मतलब मुख्य विचार, मतलब ये क्या हो रहा है? ये निगेटिव हो रहा है। बारीकी से पढ़ना का मतलब यही होता है कि किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों तथा या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि यही होती है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है। बारीकी से पढ़ना मतलब ये होता है किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि बारीकी से, इसका मतलब होता है। पठन सामग्री के प्रत्येक अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को पढ़ना, ये भी निगेटिव है। ये देखते हैं अगला। यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है। यह सामाजिक और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है। यह क्या है? शिक्षा है? नहीं। भाषा होना चाहिए, लैंग्वेज। सिर्फ मानव के पास क्या है? लैंग्वेज है। खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास क्या है? भाषा यानी लैंग्वेज है। अधिगम ये भी नहीं है, सिद्धांत भी नहीं है। आगे देखते हैं। उपागम पद्धति हमें क्या बताती है? क्या पढ़ें? नहीं। कैसे पढ़ें? यही उपागम पद्धति हमको बताती है। उपागम पद्धति में क्या बताती है? कैसे पढ़ें। क्या पढ़ें? ये गलत है। कैसे पढ़ें? ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। किससे पढ़ें? ये भी गलत है। कहाँ पढ़ें? ये भी गलत है। उपागम पद्धति कैसे पढ़ाएं हमें यही बताती है। उपागम पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, यही आकलन का उद्देश्य है। पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना आकलन का उद्देश्य है पहला। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रशासन क्या है? प्रशासन विद्यालय प्रशासन को सूचना प्रबंधन क्या है? निगेटिव है। शिक्षण में सबल पक्ष तथा कमियों का निदान करना, निगेटिव है। त्रुटियों का पता लगाना तथा उन्हें सही करना, ये आकलन करना, ये निदानात्मक का होता है, ये भी निगेटिव होता है। आकलन का मतलब होता है उद्देश्य कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, यही आकलन का उद्देश्य होता है।
आकलन का उद्देश्य होता है। आकलन का उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम में चुनिए। भाषा अर्जन जो होता है कि उसका जो भाषा ग्रहण किया जाता है बच्चों के द्वारा, उसका सही क्रम क्या क्या है। पहला बच्चा क्या करता है, बबलाता है। बबलाना मतलब कू कूइंग, बबलाना। उसके बाद किलम, किलकारी, किलकारी मारना, किलकारी मारना, एक शब्दीय अवस्था। उसके बाद फिर करता है टेलीग्राफिक वाचन तथा दो शब्दों वाली अवस्था। भाषा अर्जन के सही क्रम यही है। पहले बच्चा क्या करेगा, बबलाएगा। उसके बाद फिर किलकारी माइंग, मारना करेगा, जिसे कहते हैं कूइंग, एक शब्दीय अवस्था करेगा। उसके बाद फिर करेगा टेलीग्राफिक वाचन तथा उसके बाद करेगा दो शब्दों वाली अवस्था। पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये किलमकारी, ये भी गलत हो जाएगा। किलमकारी गलत हो जाएगा, किलमकारी मारना गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखें, श्रव्य भाषा विधि। पहला ऑप्शन ही सही है इसमें, श्रव्य भाषा विधि। भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, श्रव्य भाषा विधि कहते हैं। व्याकरण अनुवाद कहते हैं, गलत। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ये भी गलत। दक्षता आधारित उपागम, ये भी गलत। नहीं, पहला हमारा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है। अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण, नहीं। निपुणता, गलत। निदानात्मक करते हैं, क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अधिगम में आने वाली मुश्किल को पहचानने के लिए क्या करा जाता है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। साप्ताहिक परीक्षण, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कहा, और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखें। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है, किस प्रकार का, निवेश समृद्ध परिवेश, ये ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। निवेश समृद्ध परिवेश ये क्या है, तो है बालक के घर से रिलेटेड होता है, जो वही परिवेश, नहीं, पॉजिटिव वर्ड है ये। भाषा संयोजन, नेगेटिव वर्ड। भाषा अर्जन, ये भी नेगेटिव है। और भाषा बोधन, ये भी नेगेटिव है। पहला हमारा ऑप्शन सही है। विकास के विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने में कौन सा उपागम मदद करता है। लेखन में कौन सा होता है, पहला देखते हैं, लेखन का प्रक्रिया उपागम, पहला ऑप्शन ही सही है इसमें। लेखन कौशल का विकास करने में किसका होता है स्वतंत्र में, लेखन प्रक्रिया का उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, ये सत्य है पहला। उत्पाद उपागम गलत है। किसी लिखित सामग्री का श्रुत लेख, ये भी गलत है। श्रुत लेख क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। टिप्पणी करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। खेल के मैदान, फोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग किए जाने वाली भाषा किसका भाग है, किसका भाग है, पहला ऑप्शन देखते हैं, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, यानी BICS, इसी का भाग होता है। खेल के मैदान में फोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग
की जाने वाली भाषा किसका भाग होता है? BICS यानी आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल। पहला ऑप्शन सही है इसमें। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। संज्ञानात्मक रूप से उच्च स्तरीय भाषा, ये निगेटिव हो गया। प्राइमरी के लिए तो प्राथमिक के लिए है तो उच्च स्तरीय भाषा निपुणता से नहीं होता है। विमर्श दक्षता, ये भी नहीं है। और सामूहिक चर्चा, ये भी नहीं है। तो हमको क्या करना है? खेल के मैदान में फ़ोन या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग होता है? आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल का होता है। संप्रेषणात्मक कौशल का होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? किसके अध्ययन का समर्थन करती है? पहला पढ़ते हैं। पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान संस्कृत शास्त्रीय भाषा निर्देश के माध्यम के रूप में देना। निर्देश क्या होता है? नेगेटिव वर्ड है। निर्देश क्या है? नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जो होता है पूरे विद्यालय के दौरान संस्कृत शास्त्रीय भाग निर्देश के माध्यम के रूप में, निर्देश के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा। पूरे विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा, मातृभाषा क्या होता है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है? मातृभाषा पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? मातृभाषा पर, मातृभाषा पर बल देती है। ये पॉजिटिव है। मातृभाषा क्या है? पॉजिटिव है। हिंदी भाषा ये भी नेगेटिव है और अंग्रेजी भाषा ये भी नेगेटिव है। मातृभाषा पर बल देती है। मातृभाषा पर बल देती है। आइए, हमारा क्वेश्चन अब 30 पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में CDP का सेकंड पार्ट लाएंगे।